नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी एलएमपी पर। आज की इस क्लास में दोस्तों हम आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम जो आपका चल रहा है, इसमें सामान्य अध्ययन के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न कराने वाले हैं जो आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल सकते हैं। तो काफ़ी ध्यान से इन प्रश्नों को हल करें और लास्ट में आपको ये भी बताना है कि आपके इन 20 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही हुए। तो आइए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, संविधान सभा के गठन के लिए निर्वाचित संविधान सभा ने अपनी पहली बैठक को आयोजित की थी। कब आयोजित की थी आपको बताना है और ऑप्शन है आपके 15 दिसंबर 1947, 15 अगस्त 1947, 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1947। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ये लगभग हर बच्चे को आना चाहिए। और संविधान सभा की पहली बैठक की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है। संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को पहली बार एक साथ आई और 14 अगस्त 1947 को भारत में ब्रिटिश संसद के अधिकार के लिए एक संप्रभु निकाय और उत्तराधिकारी के रूप में एकत्र हुई। 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के लिए चुनाव हुए। तो यहाँ पर हमारा इस प्रकार सी ऑप्शन यानी 9 दिसंबर 1946 सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अगला हमारा दोस्तों प्रश्न है, आप यहाँ आपके सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, तमिलनाडु, बेंगलुरु। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है नई दिल्ली, यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। भारतीय खेल प्राधिकरण भारत में खेल विकास के लिए भारत सर्वोच्च राष्ट्रीय खेल निकाय है और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसके मूल संस्था खेल विभाग, युवा मामले मंत्रालय और खेल विभाग हैं। SAI में 2 खेल शैक्षणिक संस्थान 11 SAI क्षेत्रीय केंद्र, 14 उत्कृष्टता केंद्र और 56 खेल प्रशिक्षण केंद्र और 20 विशेष क्षेत्र खेल संघ हैं। अगले प्रश्न पर हम दोस्त चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा 3 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था किस सूची का विषय है? राज्य सूची, केंद्र सूची, समवर्ती सूची और इनमें से कोई नहीं। तो संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था ये है आपके राज्य सूची में। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और लोक व्यवस्था संविधान के तहत राज्य सूची का विषय है और इस तरह अपराधों की रोकथाम और उनका पता लगाना, पंजीकरण करना, जांच करना और अभियोजन की प्रमुख जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर दोस्तों हम चलेंगे। अगला हमारा 4 नंबर का प्रश्न आ जाता है, पुलिस विभाग किस मंत्रालय के अधीन होता है? वित्त मंत्रालय, राज्यसभा, लोकसभा और ऑप्शन डी में है गृह मंत्रालय। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा गृह मंत्रालय। यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। गृह मंत्रालय विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करता है जिसमें देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि इसके महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो यहाँ पर दोस्तों डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर अब हम चलेंगे। 5 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, भारत में पुलिस सेवा शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड क्लाइव। तो ये दोस्तों श्रेय दिया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ये श्रेय दिया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश भारत में पुलिस व्यवस्था की नींव रखी थी। तो यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस, यहाँ पर बी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। 6 नंबर का हमारा प्रश्न आ चुका है, किसी राज्य में पुलिस में सबसे ऊंचा पद कौन सा होता है? IG, DIG, DGP, SP।
तो इस प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा DGP यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और इसके अलावा SP आपके ज़िले का प्रमुख होता है। तो यहाँ पर हमारा C ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अगला दोस्तों इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, किसी थाने का भार साधक अधिकारी को क्या कहा जाता है? CO, SP, SI, SHO। तो किसी थाने के भार साधक अधिकारी को SHO कहते हैं। थाने का है तो SHO हो जाता है, और अगर वहीं कोतवाल आ जाए तो CO हो जाता है उसका, और जिला लेवल पर आता है तो SP हो जाता है, और किसी चौकी का इंचार्ज होता है तो वो SI हो जाता है। तो यहाँ पर थाने का भार साधक अधिकारी पूछा गया है तो यहाँ पर SHO हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमारा D ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। अगला दोस्तों 8 नंबर का हमारा प्रश्न आ जाता है, कौन सा अधिनियम पुलिस शब्द को परिभाषित करता है? पुलिस अधिनियम 1871 की धारा 7, पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1, पुलिस अधिनियम 1901 की धारा 31, पुलिस अधिनियम 1892 की धारा 5। तो कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा अधिनियम पुलिस शब्द को परिभाषित करता है? तो पुलिस शब्द को परिभाषित करता है पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1। तो यहाँ पर हमारा B ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 1 के तहत पुलिस शब्द का सबसे पहले परिभाषित किया जाता है, और पुलिस शब्द में वे सभी शक्ति शामिल होंगे जो इस अधिनियम के तहत नामित होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का हमारा B ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा 9 नंबर का प्रश्न आ जाता है, राष्ट्रपति पुलिस पदक कब अस्तित्व में आया? 1 मार्च 1951, 1 मार्च 1952, 1 मार्च 1953, 1 मार्च 1954। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 1 मार्च 1951। A ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है। भारत में कानून के अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक अलंकृत किया जाता है। राष्ट्रपति पुलिस और अग्निशमन सेवा पुरस्कार 1 मार्च 1951 को स्थापित होने पर इस पुरस्कार का प्रारंभिक नाम था। पदक वीरता या उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जा सकता है, जिसमें पहले वाले को बाद वाले की तुलना में अधिक प्राथमिकता दी जाती है, और हर साल स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर ये पदक प्रदान किए जाते हैं। अगले दोस्तों हम प्रश्न पर चलेंगे। अगला दोस्तों 10 नंबर का हमारा प्रश्न आ चुका है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है फिर हमारा 10 नंबर का, मैग्नीनजाइटिस रोग किसको प्रभावित करता है? वक, यकृत, हृदय, मस्तिष्क। तो मैग्नीजाइट ये प्रभावित करता है मस्तिष्क को। तो यहाँ पर हमारा D ऑप्शन दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। D ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मैग्नीनजाइटिस आपके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी के आसपास की सुरक्षात्मक परतों को प्रभावित करता है। बैक्टीरिया, वायरस, कवक, परजीवी और गैर संक्रमण स्थितियाँ मैग्नीजाइटिस का कारण बन सकती हैं। लक्षणों में अगर इसके लक्षण की बात कर लें तो इसमें देखेंगे आप, बुखार होगा, गंभीर तरीके से सिरदर्द होगा, गर्दन में अकड़न होगी, मतली या उल्टी भी हो सकती है, और प्रकाश के प्रति आप संवेदनशील महसूस करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा D ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 11 नंबर के प्रश्न पर हम आ चुके हैं। सौर सेल को बनाने में किस तत्व का प्रयोग होता है? मैग्नीशियम, सोडियम, कैल्शियम, सिलिकॉन। तो इसमें दोस्तों सिलिकॉन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा D ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। सिलिकॉन अब तक सौर सेल में इस्तेमाल होने वाला सबसे आम अर्धचालक पदार्थ है, जो बिकने वाले मॉड्यूल का लगभग 95% हिस्सा होता है। तो यहाँ पर हमारा D ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर हम आ चुके हैं। 12 नंबर का हमारा प्रश्न है, हजामत का शीशा कौन सा होता है? उत्तल, अवतल, समतल, परवलयी। तो ये होता है अवतल लेंस। तो यहाँ पर हमारा B ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। अवतल दर्पण एक गोलाकार दर्पण है जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की हुई होती है और अंदर का तल परावर्तक होता है। इसके द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने बड़ा बनता है,
जिसके लिए दर्पण का उपयोग दाढ़ी या बाल बनाने वाले शीशे के रूप में किया जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों इस प्रश्न का हमारा अवतल यानी कि बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न आ चुका है। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? सफ़ेद सीमेंट, लाल लेड, जिंक ऑक्साइड और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये आप सभी को लगभग पता होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। जो प्लास्टर हाथ टूटने या किसी वगैरह के टूटने के रूप में आपने देखा होगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता है। जो सफ़ेद सफ़ेद सा आपको दिखाई देता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन दोस्तों हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले दोस्तों प्रश्न पर हम 14 नंबर के प्रश्न पर पहुँच चुके हैं। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है? लरकाना, मोंटेगोमरी, सिंध और उधमपुर। तो मोहनजोदड़ो स्थित है लरकाना जिले में, जो कि सिंध प्रांत का है। तो यहाँ पर लरकाना हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना पड़ता है। और इसका उत्खनन की बात कर लें तो इसका उत्खनन राखलदास बनर्जी द्वारा 1922 ईस्वी में किया गया था। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। 15 नंबर का हमारा प्रश्न आ चुका है। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया था? ऑप्शन है आपके अब्बास तैयबजी, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा अब्बास तैयबजी सही उत्तर हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह मार्च अप्रैल 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत में एक प्रमुख अहिंसक विरोध कार्यवाही के रूप में था और 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू होकर गुजरात के तटीय गांव दांडी तक समुद्री जल से नमक का उत्पादन करके नमक कानून तोड़ने के लिए किया गया था। गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद इसका आगे की बागडोर अब्बास तैयबजी ने संभाली थी। तो इस प्रकार यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों अब हम चलेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर 16 नंबर का प्रश्न हमारा आ चुका है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। तो ये आपको पता होगा, ये ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न आ जाता है बिम्स्टेक यानी BIMSTEC ग्रुप में कितने देश शामिल होते हैं? तो इसमें शामिल होते हैं, आप देख सकते हैं, आपको यहीं से देख सकते हैं ये जिसने ये हैं इन अक्षरों को गिन लीजिए और आपको पता चल जाएगा। 7 अल्फ़ाबेट हैं, तो 7 ही यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कुल 7 देश अल्फ़ाबेट के अनुसार आपने देखा, इसमें कुल 7 देश होते हैं जिसमें भारत, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, नेपाल और भूटान होता है। तो यहाँ पर 7 यानी सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाता है। अगला दोस्तों हमारा 18 नंबर के प्रश्न पर हम आ चुके हैं। 18 नंबर का प्रश्न हमारे सामने है। किस एशियाई देश ने लिथियम और ग्रेफाइट सहित 20 महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की ई नीलामी शुरू की है? भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो इसका दोस्तों सही उत्तर है भारत, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यानी ए ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत लिथियम और ग्रेफाइट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों के लिए बोलियां आमंत्रित कर रहा है। इस खनिजों की नीलामी का पहला चरण 29 नवंबर 2023 को महत्वपूर्ण और राजनीतिक खनिजों के 20 ब्लॉकों के लिए हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रश्न का हमारा ए ऑप्शन यानी भारत सही उत्तर हो जाएगा। अब हमारा 19 नंबर के प्रश्न पर हम चलेंगे। 19 नंबर का हमारा प्रश्न आ चुका है। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 15 नवंबर, 30 नवंबर, 2 दिसंबर, 10 दिसंबर। तो ये दोस्तों मनाया जाता है 2 दिसंबर, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। यानी सी ऑप्शन दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, अंतर्राष्ट्रीय उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर मानव तस्करी के दमन और दूसरों की वेश्यावृत्ति के शोषण के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन 2 दिसंबर 1949 का संकल्प 317 की धारा 4 को महासभा द्वारा अपनाए जाने की तिथि को चिन्हित करता है। तो इस प्रकार दोस्तों 2 दिसंबर यानी सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही उत्तर हो जाता है।
अगले दोस्तों प्रश्न पर चलेंगे और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, 20 नंबर का हमारा प्रश्न है। मॉर्गन स्टैनली के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में अपेक्षित हेडलाइन मुद्रास्फीति क्या है? 7.5, 6.2, 4.5, 5.9। तो इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, 6.2, यानी यहां पर हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। मॉर्गन स्टैनली रिसर्च के पूर्वानुमान लगाया है कि भारत की अर्थव्यवस्था वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए लगभग 6.5 की दर से बढ़ने की ओर अग्रसर है, जो मजबूत घरेलू बुनियादी बातों से प्रेरित है। वित्तीय संस्थान वैश्विक आर्थिक मंदी के बावजूद भारत की वृद्धि के समर्थन करने वाले प्रमुख कारकों के रूप में मजबूत घरेलू मांग, कॉरपोरेट और वित्तीय क्षेत्रों में लचीलापन और प्रगतिशील नीतिगत सुधारों का हवाला देते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर सबसे नज़दीकी हमारा 6.2 है, तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कैसी लगी दोस्तों आज की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज के प्रश्नों में आपको कितने आते थे, कितनों का सही जवाब हुआ, आपको ये भी कमेंट करके बताना है। तो इसी के साथ दोस्तों फिर आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे दोस्तों हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।